हाँ, तो नमस्कार आप सभी साथियों का। और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ कि अच्छी चल रही होगी। हम अपने कक्षा की शुरुआत करें। सबसे पहले हम अपने शब्दकोशों की ओर चलें, उसके बाद में हम अपना जो आज विशेषण का टॉपिक बचा हुआ है उसको समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम अपने आज का जो शब्द लेके आया हूँ मैं, बहुत ही अच्छा शब्द है और बहुत ही मज़ेदार शब्द है और एक तरह से परीक्षा की दृष्टि से मुझे जहाँ तक लगता है काफ़ी अच्छा है और पढ़ने में आमतौर पर बहुत कठिनाई देती है वो शब्द। तो देखें ऐसा क्या शब्द है। देखिए भाई, सबसे पहले हम आज का जो शब्द है वो है भाई द्वि। हालांकि इसके बारे में थोड़ी चर्चा शायद हुई होगी पीछे कक्षा में। द्वि का मतलब होता है भाई दो। एक शब्द है शेखर, दो शब्द, और आपके तैयार करेंगे 10 शब्द। शब्द कितने? 2। और डिक्शनरी में कितने आएंगे? 20। दोनों के लगभग 15-20 तक पहुंच जाएंगे, है ना। याद करने का अपना एक तरीका होता है और कहा भी जाता है जो चीज़ें रटने वाली होती है उनको समझ नहीं सका आज तक कोई, और जो चीज़ें समझने वाली होती है उसे आज तक कोई रट नहीं पाया। और सबसे अच्छा वो है जो समझते हुए रट भी ले और रटते रटते समझ भी ले, है ना। आगमन निगमन विधि का एक साथ प्रयोग किया जाए तो फिर शिक्षण का कहना ही क्या। ठीक वैसे ही समझने और रटने को एक साथ प्रयोग में किया जाए तो मज़ा अलग ही होता है। देखो, द्वि का अर्थ होता है दो। शेखर, शेखर से मिलता जुलता कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक प्रश्न आया होगा, शिखर। ध्यान रखें, शिखर और शेखर युग्म शब्द है, दोनों अलग अलग है। शिखर का मतलब होता है चोटी और शेखर का अर्थ मतलब होता है सिर, या हम जिसको बोलते हैं मस्तक, या हम जिसको बोलते हैं माथा, है ना। तो शेखर का मतलब तो होता है सिर, मस्तक, माथा, और शिखर का मतलब होता है चोटी। ध्यान रखें, शिखर का मतलब चोटी और माथे में अंतर होता है, ठीक है। जो ऊपरी हिस्सा होता है वो चोटी और जो सामने का हिस्सा होता है वो शिखर। पूरा क्या हो गया? माथा। इस माथे का सामने का हिस्सा तो क्या कहलाएगा? आपका शेखर। और जो ऊपरी हिस्सा है सबसे वो चोटी कहलाएगा। आपने देखा होगा जीके कहना पड़ते हैं कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो गुरु शिखर है। गुरु शेखर तो नहीं है ना, गुरु शिखर है। नाम तो गुरु है, शिखर यानी चोटी गुरु के नाम पे है। तो शिखर का मतलब चोटी होता है। शिखर और शेखर ये भी ध्यान रखिए, दोनों के अलग अलग अर्थ होते हैं। शिखर और शेखर दोनों के क्या होते हैं? अलग। हम यहाँ शिखर की बात नहीं कर रहे भाई, शेखर की बात कर रहे हैं जिसका अर्थ सामने का सिर, सामने का सिर, या हम जिसको ललाट बोल सकते हैं। ललाट बोल दो, साधारण ज़्यादा नज़दीक अर्थ लेना है हमें तो इसका आप ललाट बोल दो। तो देखो, द्वि का मतलब क्या हो गया आपके? दो, और शेखर का मतलब क्या हो गया आपके? चोटी। तो देखो भाई, इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं? द्वि से एक शब्द बनेगा, बहुत ही अच्छे शब्द है, द्विज। इसके बारे में चर्चा हो चुकी है। एक शब्द बनेगा द्वीप, एक शब्द बनेगा द्विरद, एक शब्द बनेगा द्विरुक्ति, एक शब्द बनेगा द्विजराज। तो द्विरद, ये तो मैंने आपको शायद पिछली कक्षा में बताया था, पंकज वाले जलेज राजीव वाले पढ़े थे उस दिन। यहां आप देख लेते हैं कि द्विज, द्वि का मतलब हो गया दो, जय, दो पै, दो रद, दो रुक्ति, दो जराज, ठीक। पहला जो शब्द है इसका अर्थ मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पहले वाले कक्षा में देख लें। द्विज का अर्थ कहते हैं जिसका 2 बार जन्म होना होता है, 2 बार जन्म लेने वाला। नहीं बताऊंगा, व्याख्या नहीं करूंगा, पीछे की कक्षा देखें। इसका अर्थ होता है भाई ब्राह्मण, पक्षी और दांत। इसके 3 अर्थ होते हैं, ब्राह्मण, पक्षी और दांत। इसके बारे में आगे डिटेल बताई हुई है पीछे। द्वीप है, द्वीप का मतलब होता है भाई 2 बार पीने वाला,
2 बार पीने वाले का मतलब है 2 बार पानी पीने वाला। वो मत समझ लेना आप सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे पीने वाला, वो नहीं है। 2 बार पीने वाला यानी जो पानी को 2 बार पीता है। इसका भी हम संज्ञान में लेंगे अर्थ। एक इससे मिलता जुलता शब्द आता है भाई, ध्यान रखें, द्वीप। ये द्वि की मात्रा छोटी है, यहाँ पे द्वि की मात्रा बड़ी है। जहाँ द्वि की मात्रा बड़ी है द्वीप, उसका अर्थ टापू होता है। जहाँ द्वि की मात्रा छोटी है द्वीप। 2 बार पीने वाला अर्थात 2 बार पानी पीने वाला। इसका जो पर्यायवाची है वो है हाथी। इसका पर्यायवाची क्या है भाई? हाथी। हाथी 2 बार पानी पीता है। इसका मतलब आप ये मत समझ लो कि दिन में 2 ही बार पीता है, या यूँ समझ लोगे कि 2 बार कैसे पीता है। 2 बार पानी पीने वाला का मतलब होता है हाथी जब पानी अपने मुंह में लेता है ना, तो उस समय वो पीने की प्रक्रिया से 2 बार गुजरता है। पहले तो वो पानी को क्या करेगा? सूंड में भरेगा, फिर सूंड से अपने मुंह पेट में ले जाएगा। तो पानी की प्रक्रिया 2 बार हुई। पहली बार पानी को कैसे उठाया? सूंड से, यानी सूंड को पूरी भर ली, फिर सूंड को खाली करेगा अपने पेट में। तो द्वीप 2 बार। यहाँ पै है ना, तो पै से ध्यान रखिए भाई, पै है तो पीने वाला है, जय है तो जन्म लेने वाला, द्विजय, जय है तो 2 बार जन्म लेने वाला, द्वीप है 2 बार पीने वाला, वो द्वीप टापू वो अलग। इसके बाद में होता है द्विरद। ध्यान से देखिए भाई, रद का मतलब होता है दांत। रद का मतलब क्या होता है? दांत। तो द्वि यानी 2, तो 2 रद है जिसके 2 दांत वाला, फिर इसका अर्थ हो जाएगा हाथी। और ध्यान से सुने, द्विरद 2 दांत, पर्यायवाची किसका? हाथी का। 1 दांत, 1 दंत, तो गणेश जी के एक ही तरफ का दांत था, इसलिए गणेश का पर्यायवाची है वो 1 दंत है। 4 भुजाधारी है, 1 दंत है, 1 दांत वाला गणेश है, और हाथी के 2 दांत होते हैं दोनों तरफ। द्विरद, रद का मतलब क्या हो गया? दांत। फिर देखो एक शब्द और बनता है, चलो नहीं बताएंगे, इसमें ज़्यादा हो जाएगी। द्वि प्लस उक्ति, यहाँ पे आपके विसर्ग संधि है, द्वि प्लस उक्ति, द्विरुक्ति। तो इसका अर्थ होगा दोहराया गया कथन। दोहराया हुआ कथन। इसके बाद में द्विजराज, द्विजों का राजा। जो द्विज है, द्विज कौन किसको बोलेंगे? ब्राह्मण, और ब्राह्मणों का राजा उसको बोलेंगे द्विजराज। तो ब्राह्मणों का राजा है भाई परशुराम, तो द्विजराज किसका पर्यायवाची है? परशुराम, परशुराम। ठीक है भाई, ये हो गए आपके इधर वाले 5। फिर आते हैं शेखर। शेखर का अर्थ हो गया भाई सिर। तो ध्यान रखें, एक शब्द है इंदु। शब्द क्या है? इंदु, इंदु यानी चंद्रमा। एक शब्द है विदु, विदु यानी चंद्रमा। एक शब्द है शशि, शशि यानी चंद्रमा। एक शब्द है चंद्र, जो चंद्रमा है ही। तो ये जो शब्द है इनके यहाँ चंद्रमा है, और आगे शब्द लगा देंगे शेखर, शेखर, शेखर और शेखर। और शेखर का अर्थ होता है सिर, जिसके सिर पर चंद्रमा, इंदु यानी चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा है। विदु यानी चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा है। शशि यानी चंद्रमा, जिसके सिर पर चंद्रमा है। चंद्र यानी चंद्रमा, शेखर यानी सिर, ये इधर वाले सारे सिर, तो जिसके सिर पर चंद्रमा हो। तो सभी का एक ही पर्यायवाची होता है भाई शिव। शिव के पर्यायवाचियों में हम बोलेंगे विदु शेखर, इंदु शेखर, विदु शेखर, इंदु शेखर, शशि शेखर, चंद्र शेखर। और अगर चंद्रमा का कोई और पर्यायवाची और बच गया तो उसके आगे शेखर लगाते ही वो किसका पर्यायवाची हो जाएगा? शिव का हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10 11, तो कुल मिला के अपने 10 वर्ड हो गए भाई। थोड़ा आज विशेषण में भी आपको टाइम देना है, तो वहाँ पर भी थोड़ा ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्द सी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखते रहना। चलो विशेषण के प्रकार और भेद लिखिए भाई। 5 भेद होते हैं। सबसे 1 नंबर
गुणवाचक विशेषण, चलो विशेषण नहीं लिखूंगा, गुणवाचक पढ़ रहे हैं तो फिर विशेषण ही है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेत या सार्वनामिक, थोड़ा नज़दीक ले देता हूँ आपको दिखाई दे, पांचों लिख देता हूँ। तीसरा है परिमाणवाचक, चौथा है संकेत, इसी को बोलेंगे सार्वनामिक, और पांचवा है, ये आपके एनसीईआरटी आरबीएसई बोर्ड की किताब में विशेष रूप से ध्यान रखें भाई, अगर कहीं भेद आ जाए ऐसा तो माने ये व्यक्तिवाचक विशेषण होता है। अब आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा सुनी है तो ऐसा कर ये कौन सा भेद है, ये तो है ही नहीं, है ना। ये 5 भेद, ज़्यादा सीरियस मत लेना भाई, जो चीज़ें महत्वपूर्ण थी वो मैंने बता दी। संज्ञा से विशेषण कैसे अलग होते हैं ये चीज़ समझ में आ गई तो 500 भेद। अब मैं परिभाषा मोटे मोटे तौर पे बता देता हूँ आपको, और ज़्यादा इसके अंदर उलझने की ज़रूरत नहीं, जितना करोगे उतना ही बढ़िया, ठीक। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी हम कहीं टेस्ट सीरीज में दे देंगे आपको। टेस्ट सीरीज तो क्या कभी कभार देख रहे हैं, जैसा हमारा प्रोसेस चल रहा है सर का, तो उस हिसाब से शायद वो दिन दूर नहीं है जब बहुत जल्दी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं होने जा रही। तो चलो एक बार इसको यहाँ तक जितना हमारे पास जैसी कंडीशंस हैं, आगे हम इसको करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ विशेषण में उद्देश्य, विधेय, उद्देश्य किसे कहते हैं, विधेय किसे कहते हैं, उद्देश्य का विस्तार क्या होता है, विधेय का विस्तार, तो वो आगे हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे उनको, है ना। सारी चीज़ें एक साथ पढ़ने से क्या दिमाग में नहीं आती, ठीक है भाई। सबसे पहले आप गुणवाचक विशेषण लीजिए, या मैं एक बार इन दो को बता देता हूँ। संख्यावाचक विशेषण, ठीक, इसको मैं थोड़ा डिवाइड कर देता हूँ यहाँ से। देखो वैसे तो अलग अलग होते हैं, फिर आगे एक से होते हैं, ध्यान रखें। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। ठीक इसी तरह से परिमाणवाचक के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित अनिश्चित। निश्चित और अनिश्चित, अनिश्चित और अनिश्चित, है दोनों के 2 भेद होते हैं। पहले तो नाम ये एक तो क्वांटिटी, एक क्वालिटी है, ठीक। देखो एक तो कोई चीज़ को हम काउंटेबल काउंट करते हैं, गणना करते हैं, जो चीज़ें गिनी जा सकती हैं वो तो संख्यावाचक में आएगी, और जो चीज़ें गिनी नहीं जा सकती, जो नाप तोल या लंबाई चौड़ाई की बात होती है, तो वो किस में आएगी, परिमाण में आएगी। विशेषण में इनका क्या होता है कि जब इनका प्रयोग करते हैं तो फिर इनका 2 भेद कर देते हैं कि ऐसी संख्याएं जो वाक्य में हमें निश्चित रूप से दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं बता देता हूं कि मेरे पास 10 पेन है, मेरे पास, देखो थोड़ी अगर आपकी IQ काम करती है ना, मैं कहता हूँ ये चीज़ें सीख, जब ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, कुछ चीज़ें तो जीन्स में होती है, व्यक्ति के गुणों में होती है ना। हर चीज़ अर्जित नहीं होती, कुछ चीज़ें जन्मजात होती है ना। सब कुछ जन्मजात नहीं होता, अर्जित भी होती है। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें अर्जित है तो ज़रूर आप समझेंगे इनको। कि जैसे मैंने लिख दिया मेरे पास 10 पेन है, तो पहले तो आप यहाँ देख लो संख्या है या परिमाण है। तो यहाँ से देखिए आप पेन सब की जो बात है, 10 पेन है, 10 पेन पूरे को याद कर लो, 10 पेन, 10 पेन है। एक तो ये गिनने वाली चीज़ है कि नापतोल वाली चीज़ है, गिनने वाली चीज़ है या नापतोल की चीज़ है। तो एक समझ में आ गई, पेन है वो गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो पहले तो आ जाओ संख्या और परिमाण में से दोनों में से एक आ जाओ, तो आप देखेंगे कि ये संख्या का बोध करा रही है, तो अब ये परिमाण नहीं, ये 10 पेन है, ये संख्यावाचक में आ गए, यहाँ तक आ गए। फिर संख्यावाचक से आगे सोचो कि यहाँ जो शब्द 10 दिया गया है वो निश्चित है या अनिश्चित है। जैसे मैंने एक नाम और समझा देता हूँ, मेरे पास 10-12 पेन है, मेरे पास 10-12 पेन है। अब यहाँ जो 10-12 पेन है
यहाँ पर भी क्या करेंगे, 10-12 पेन है, पेन है तो गिनने वाली चीज़ है तो इसको भी संख्यावाचक में मानेंगे। लेकिन इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि 10 या 12 फिक्स नहीं है। तो इसने अगले ने बताया मेरे पास 10-12 पेन है, तो आपको ध्यान रखें ये 10-12 का मतलब ना तो 10 बता रहा अगला, न 11 बता रहा है, न 12 बता रहा है, तो वो क्या होता है, अनिश्चित में आता है। ये 10-12 शब्द क्या हो गया, 10-12। भाई जैसे मेरे विवाह में 2000 लोग आए, मेरे विवाह में 2000 लोग आए। तो सबसे पहले लोग है वो गिनने वाली चीज़ है, तो लो। फिर हमने कह दिया कि यही 2000, इसको आप निश्चित है, 2000 निश्चित है। पहले तो ये संख्यावाचक में आ गया, संख्यावाचक से ये निश्चित में आ गया। लेकिन इसका अनिश्चित रूप कैसे बनाए, तो देखो इसका अनिश्चित रूप बना के बताता हूं। मेरे विवाह में हजारों लोग आए। अब ये देखो भाई अनिश्चित है, इसमें क्या समझाऊं आपको, आपकी IQ है तो अच्छे से। मेरे विवाह में हजारों लोग आए तो 1000 निश्चित नहीं है ना। जैसे कोई पड़ोस में जाता है, कहते भाई मुझे पाव चीनी चाहिए, मुझे पाव चीनी चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लो, पाव है, नाप तोल वाली है तो संख्या तो नहीं है, तो परिमाण में आ जाओ। अब पाव चीनी निश्चित है क्या, वैसे तो निश्चित है। अब इसको अनिश्चित में कैसे ले जाएंगे, मुझे पाव भर चीनी दो, पाव भर, आगे भर लगते ही वो अनिश्चित में चला जाएगा। अब देखो इसको ऐसा, मेरे विवाह में 2000 लोग आए, चलो मैं ये कहूँ कि इसमें ज़्यादा एक नया शब्द जोड़ना है और 2000 भी लिखना है, फिर भी अनिश्चित बनाना है। तो देखो इसमें कैसे अनिश्चित बनाएंगे, ये चीज़ याद रखना, इसको अनिश्चित बनाते हैं। मेरे विवाह में लगभग 2000 लोग आए, आई समझ में। अब इसको मेरे विवाह में 2000 लोग आए ये निश्चित है, लेकिन मेरे विवाह में लगभग 2000 आए, तो इसका मतलब फिर अगले ने कह दिया है कि लगभग आए, हो सकता है 150 ऊपर रहे होंगे, हो सकता है 150 नीचे, काम की चीज़ इतनी है। पक्षी पर अपने नीम के पेड़ पर सैकड़ों पक्षी बैठे थे, सैकड़ों। मैं रोज 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, नाप तोल है परिमाण में आ जाएगा, मैं 4 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। फिर इसी को मैं कहते हैं मैं शायद 4 किलोमीटर चलता हूँ, फिर शायद लगा दिया, मैं लगभग 4 किलोमीटर चलता हूँ। यहाँ जो चीज़ समझ के सामने आई वो भाई एक ही है कि दोनों के भेद होते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संख्यावाचक में भी प्रयुक्त होते हैं और परिमाणवाचक में भी होते हैं। जरूर नहीं होता कि जो शब्द संख्यावाचक में प्रयुक्त होता है वही विशेषण परिमाण में नहीं होगा, या जो विशेषण परिमाण में होगा वो संख्या में नहीं होगा, है ना। हाँ, फिर आते हैं भाई संकेतवाचक की तरफ। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा इनके बारे में, आप समझ जाओ निश्चित और अनिश्चित कैसे होता है। यानी या तो वो संख्या अलग दी रहेगी, या फिर निश्चित से अनिश्चित बनाने के लिए उसके आगे लगभग हजारों सैकड़ों आपको खुद को पता चल जाता है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं शब्द को। अब यार कुछ चीज़ें कॉमन सेंस होती है, उसमें आपको मैं कितने शब्द लिखाऊं, अगला किसी भी तरह से घुमा के दे देगा प्रश्न। जैसे मान लो अगला ने एक क्वेश्चन दे दिया, मेरे थैले में तकरीबन 4 किलो मिठाई है, मेरे थैले में तकरीबन 4 किलो मिठाई है। अब तकरीबन शब्द में मैंने यहाँ लिखा है नहीं, वो अगले ने दे दिया, फिर कहो सर विशेषण में आपने इतने पहचान वाले शब्द लिखा है, वहाँ तकरीबन शब्द तो आपने लिखवाया नहीं। अरे भाई ये शब्द लिखवाने नहीं है, डिक्शनरी में बहुत सारे शब्द, किसी भी चीज़ को अनिश्चित करने के लिए अगला कोई भी शब्द प्रयोग कर लेता है। इसलिए जो वही चीज़ दिमाग में रखती है जिसकी सीमा है। अब ये सीमित नहीं है भाई, असीमित शब्द है। अगला किसी भी शब्द को, किसी भी संख्या को, किसी भी मात्रा को अनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह से दे देगा उसको, है ना। जैसे करोड़ों वर्ष पहले की बात है ना। मैं 15-20 दिन रहूँगा, मैं 15-20 दिन यहाँ रहूँगा, तो 15-20 दिन कोई फिक्स नहीं। तो इसी तरह से क्या है, अगला निश्चित दे रहा है या अनिश्चित दे रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखें। मुझे 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, 1.25 मीटर कपड़ा चाहिए, फिक्स है, 1.25 मीटर ही चाहिए। फिर आते हैं भाई
इसको मिटा देता हूँ। ये 2 शब्द आप ध्यान रखें, किताब का सारा लें, आराम से समझ में आएगा, कोई इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। फिर आते हैं संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण की तरफ। ये भी बहुत इजी है, ज़्यादा इसके अंदर देखो पंडित बनोगे ना तो फिर समस्या हो जाएगी भाई, ज़्यादा पंडित मत बनना, ठीक है। हाँ, संकेतवाचक और सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण शब्द सर्वनाम से बनते हैं अर्थात सर्वनाम शब्दों की ओर संकेत करते हैं, उनको सार्वनामिक कहते हैं। किताब में इस परिभाषा देख लेना। कहते किसे हैं, सिंपल सी बात है, यह मेरा घर है, यह शब्द सर्वनाम है। फिर दूसरा लिख दिया यह घर मेरा है। तो ध्यान रखिए, किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद, किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद यदि संज्ञा आ जाए, किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा आ जाए, तो किसी भी सर्वनाम के तुरंत बाद यदि कोई संज्ञा आ जाए तो वह शब्द सर्वनाम न रहकर सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। फिर बोल रहा हूँ, लिख लेना। यदि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद, यदि किसी सर्वनाम के तुरंत बाद कोई संज्ञा शब्द आ जाए तो वह शब्द सर्वनाम न होकर, तो वह शब्द सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। वह शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। चलो, जैसे मैं कह सकता हूँ, यह किताब किसकी है, वह किसकी पुस्तक या किताब है। यहाँ पे वह शब्द सर्वनाम है, इसके तुरंत बाद तो वापस सर्वनाम आया, यौगिक सर्वनाम, लेकिन इसके बाद किताब शब्द वो संज्ञा आई है। अगर सर्वनाम के तुरंत बाद वो संज्ञा आ जाए तो फिर वो सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। वैसे यहाँ सार्वनामिक नाम नहीं है, आरबीएससी किताब में संकेतवाचक लिखा हुआ है, तो वो भी देख लेना, लेकिन सार्वनामिक संकेतवाचक दोनों एक ही होते हैं। फिर इसके बाद में है व्यक्तिवाचक विशेषण। और इसके भी नाम से ही पता चल जाता है कि अगर कोई व्यक्तिवाचक शब्द जो है वो कभी कभार विशेषण का कार्य कर लेता है तो फिर वो व्यक्तिवाचक संज्ञा न कहकर व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। सिंपल 4-5 शब्द दिए गए, इसमें पहले परिभाषा लिख लो भाई, ये पूछ सकते हैं ऐसे, नया अपने लिए थोड़ा नया टॉपिक है परिभाषा व्यक्तिवाचक। लिखो इसमें कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द, जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द विशेषण का कार्य करे, जब कोई व्यक्तिवाचक शब्द विशेषण का कार्य करे तो वह व्यक्तिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है, व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाता है। देखो भाई उदाहरण देता हूं, जैसे जयपुर शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है, जोधपुर शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है ना, और बनारस शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है ना, और इसके अलावा अजमेर शब्द है ना, और इसके अलावा पटियाला शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है। पहला है जयपुर शब्द क्या है, जयपुर शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण है,
इसके बाद में देखिए जोधपुर क्या है, जोधपुर व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसके बाद में देखिए आप बनारस, अजमेर और पटियाला, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक विशेषण हैं, लेकिन इनसे जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, इनसे विशेषण कैसे बनेगा। जैसे मैंने लिख दिया जयपुरी दरवाजा या जयपुरी साफा कहते हैं, जयपुरी साफा। अब मैंने जयपुरी साफा बोल दिया तो एक चीज़ समझ में आ गई कि ये जो साफा शब्द है ये जयपुर की विशेषता बता रहा है ना। ये जयपुर शब्द क्या बता रहा है, साफे की विशेषता बता रहा है कि वो कैसा है, जयपुरी है। इसी तरह से जोधपुर से बना दिया मैंने जोधपुरी कोट, तो कोट की विशेषता है कि वो जोधपुर का है या जोधपुरी है। इसके बाद में मैंने बता दिया बनारसी साड़ी या मान लो बनारसी पान, बनारसी साड़ी या बनारसी पान, या मैंने मान लीजिए बता दिया आपको अजमेर से बना दिया अजमेरी गेट। हाँ, अब एक बचा है पटियाला। ये पटियाला शब्द तो भाई पूछो मत, ये एक ऐसा एकमात्र शहर है जिसके नाम पर कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट, पटियाला कोर्ट। इसके नाम पर बैंक है, पटियाला बैंक। इसके नाम पर सूट है, पटियाला सूट। इसके नाम पर सलवार है, पटियाला सलवार। इसके नाम पर जूती है, पटियाला जूती। और यहाँ तक पटियाला जो शब्द है इसका जो व्यक्तिवाचक विशेषण में जितना प्रयोग हुआ है ना, उतना शायद ही इस आधुनिक दौर में किसी शब्द का हुआ होगा। तो ध्यान रखें, पटियाला सूट, पटियाला जूती, पटियाला कोट, है ना, ठीक है भाई। पटियाला बैंक, जो भी पटियाला, तो ऐसे शब्द किस में प्रयुक्त होते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण में प्रयुक्त होते हैं। चलो भाई, तो ये हुआ अपना व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें एक चीज़, हाँ एक बार ये तो मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। यानी जब व्यक्तिवाचक विशेषण का प्रयोग किसी भी संज्ञा या संज्ञा से पहले किस में प्रयुक्त हो, उसका रूप परिवर्तन करके और किसी की विशेषता बताई जाए। ज़्यादातर क्या करते हैं इसमें, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाते हैं भाई, जिससे वो क्या करते हैं कि विशेषता बताते हैं। एक चीज़ और लिख लेते हैं, देखो हमने पढ़ा, वापस रिवीजन कर देता हूँ एक बार। अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, अच्छा क्वेश्चन बनेगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, हालांकि एक गुणवाचक बचा हुआ भाई, वो आज मैं अभी बता दूंगा मैं थोड़ी देर में, गुणवाचक विशेषण नहीं बताएं। व्यक्तिवाचक सदैव पुल्लिंग, और इसका अगर हम स्त्रीलिंग बना दें तो फिर बन जाएगा ये व्यक्तिवाचक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण। यदि इसका बहुवचन बना दें तो बन जाएगा ये जातिवाचक संज्ञा। देखो हमने स्त्रीलिंग व्यक्तिवाचक शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये व्यक्तिवाचक विशेषण बन जाता है। जयपुर जयपुरी, जोधपुरी, अजमेरी, है ना, हालांकि सब जगह नहीं होता लेकिन लगभग। इसके अलावा जातिवाचक शब्द हम देखेंगे तो ये बहुवचन में प्रयुक्त होता है, और भाववाचक जो शब्द होते हैं वो आदर से अस्पर्श होते हैं। लेकिन कुछ भाववाचक संज्ञा शब्द होते हैं, कुछ भाववाचक जो शब्द होते हैं उनको बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वो जातिवाचक बन जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये लाइन लिखो आप, नोट लगाओ, मैं लिखवा देता हूँ, नोट लगो भाई, कि कुछ भाववाचक शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होने पर वो जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे, चलो सीधा वही टॉपिक पे आ जाता हूँ, वो जातिवाचक बन जाते हैं। जैसे सुंदरियों ने नृत्य किया,
इसको अगर अंडरलाइन कर दिया, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, नीचों से दूर रहो या नीचों से दूर रहना चाहिए। यहां जो शब्द है ना, ये जातिवाचक शब्द है। सुंदरियों ने नृत्य किया, सुंदर शब्द भले ही विशेषण है लेकिन इसको बहुवचन बनाया सुंदरियों, तो इसका अर्थ हो गया सुंदर स्त्रियों ने। तो फिर एक ग्रुप हो गया सुंदरी नाम से, पूरा सुंदर स्त्रियों वाला ग्रुप हर दुनिया में जो भी है। बड़ों, तो बड़ों का सम्मान करो का मतलब ये नहीं जो बड़े नहीं, एक ग्रुप हो गया जो हमसे बड़े हैं उनसे। नीचों से दूर रहो, जो नीच प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे जो ग्रुप है उनसे दूर रहो। तो ऐसे व्यक्ति शब्द क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा। मोस्ट लगा के लिख भी लो और इसका नोट भी कर लो। लास्ट बचता है आपका पहला जो टॉपिक था अपना संज्ञा का विशेषण का प्रकार, वो होता है गुणवाचक। इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखना है। दशा, आकार, स्थिति, रंग, गुण, दोष आदि। अब देखो भाई, जितने देखें उतना ही कम है, फिर भी मोटा पतला, बड़ा छोटा, स्थिति बुरा भला, रंग काला गोरा, गुण है ना, गुण में आ जाएगा भाई ईमानदार, दोष में आ जाएगा बेईमान। तो आदि ऐसे जो शब्द होते हैं व्यक्ति की जो प्रकृति बताते हैं, उसकी दशा, आकार, स्थिति, रंग, गुण, दोष आदि बताते हैं, तो उसको किस में आते हैं? गुणवाचक विशेषण में आते हैं। अपनी किताब में देख लेना, इतना हार्ड नहीं, जो चीज़ें हार्ड थी वो मैंने बता दिया, ऐसे शब्द ध्यान रखें। इसके अलावा दशा, आकार, स्थिति, फिर हम देखते हैं कई किताबों में गुणवाचक के भी भेद होते हैं। क्रमवाचक, अपने क्या कहते हैं उसको, गणनावाचक, समूहवाचक। तो उतना मेरे हिसाब से मत करना आप रीड के दृष्टिकोण से। हाँ ठीक है, आगे के कोई एग्जाम में ऐसा इसका भेद पूछा जाएगा तो ज़रूर मैं वापस विशेषण का जैसे ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ग्रामर का अपना बड़ी भूमिका होती है, तो उसके अंदर हम वापस इनकी क्लास चेक करेंगे जहाँ छोटी छोटी बातों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज की इस क्लास को देते हैं विराम। सभी मेहनत करते रहो और अपनी जिज्ञासा के प्रति सजग भी रहो और अपने कर्तव्य के प्रति वफादार भी रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।